Welcome all the students in my third session। और इस सेशन में हम लोग आज इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस समझेंगे। पिछले दो सेशन में यूनिट और मेजरमेंट हम बताते आ रहे हैं और अभी क्लास का इनिशियल स्टेज है, इसलिए आप कुछ ऐसी बात न हो जाए जिससे आपको दिक्कत हो रही हो। सिलेबस बहुत बड़ा है, लंबा है, फिर भी धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो हम निश्चित रूप से आगे आपको हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ट्रस्ट करना होगा टीचर पर। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको उस टारगेट तक ले जाएंगे जो आपकी, जहाँ तक आपकी एबिलिटी है। तो इस मेथड में आज हम स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट तो पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। 10 to the power -5 मीटर आपका मैक्सिमम डायरेक्ट मेथड तक स्मॉल डिस्टेंस मेजर किए थे। हम बार बार बताए आपको स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर से। तो उससे हमको और कम करना है। जैसे इसमें दिया गया एनसीईआरटी में साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड हमको निकालना है। इसके ओलिक एसिड ही क्यों लिए, आप केमिस्ट्री के रूप में इसको न समझकर अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, इससे हमको फिजिक्स में मतलब नहीं है, फिर भी ओलिक एसिड हम लिए क्यों? क्योंकि among all the molecules ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा। लगभग 10 to the power -9 मीटर इसका मेजरमेंट आता है नियरली। तो लार्ज मॉलिक्यूल है, 10 power -5 से तो बहुत छोटा हुआ, फिर भी हम इसको कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्ट कोई मेथड है नहीं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि इस ओलिक एसिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी 895 kg पर मीटर क्यूब है। सेकेंड पॉइंट। तीसरा है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। साइज बड़ा हुआ, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है ये डेंसिटी कम होने से क्या होगा कि हम बताएंगे आगे कि वाटर में इसको हम रखेंगे तो ये उसके अंदर फ्लोट करेगा उसके सरफेस पर। और तीसरा, वाटर में रखेंगे तो ये सॉल्युबल नहीं है। तो ओलिक एसिड का पहले हम कंसंट्रेशन एक बनाते हैं। केमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल है और पिछले क्लास में भी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। पहले तो हम ओलिक एसिड लिए कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस 1 cc ओलिक एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार किए अल्कोहल के साथ। क्यों अल्कोहल के साथ? क्योंकि जब हम इससे काम करेंगे तो अल्कोहल फाइनली इवोपरेट हो जाएगा और केवल ओलिक एसिड ही बचेगा। इसलिए ओलिक एसिड का 1 cc अल्कोहल के साथ हम मिक्स किए और एक सॉल्यूशन बनाए। सपोज करते हैं हम 25 cc सॉल्यूशन तैयार कर लिए। ये 25 cc सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल विथ ओलिक एसिड है। अब इस सॉल्यूशन में 25 cc वाले सॉल्यूशन का से 1 cc सॉल्यूशन 1 cc लिए, इस सॉल्यूशन का 1 cc लिए और फिर 1 cc सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दिए फिर अल्कोहल के साथ। तो इस तरह से ओलिक एसिड 1 cc अल्कोहल के साथ मिक्स किए, 25 cc सॉल्यूशन बना। 25 cc सॉल्यूशन से 1 cc ले लिए सॉल्यूशन का, उसको फिर अल्कोहल में मिलाए और फिर एक सॉल्यूशन हम बना लिए 20 cc। सपोज करते हैं इस सॉल्यूशन का को अल्कोहल में मिलाकर 20 cc सॉल्यूशन बना। इस तरह से जो कंसंट्रेशन हमारा हुआ, ये कंसंट्रेशन कितने का होगा?
तो 1/25 इंटू 20 1/500। तो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन जो हुआ अल्कोहल के साथ वो 1/500 का हुआ। अब हम इस कंसंट्रेशन से n ड्रॉप लेते हैं और n ड्रॉप लेकर हम मानते हैं कि उस हर एक ड्रॉप का V वॉल्यूम है। तो कंसंट्रेशन आप समझ गए होंगे। अब we consider n drops of solution each of वॉल्यूम V। तो बताइए टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, हम ओलिक एसिड की बात करें अगर, तो NV तो टोटल वॉल्यूम हुआ, कंसंट्रेशन इसका कितना है 500। तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड NV/500 हुआ ये। अब हम इस टोटल वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड हुआ, इस वॉल्यूम को, तो जो हम ड्रॉप लिए हैं उस ड्रॉप को एक ट्रे लेते हैं, उस ट्रे में वाटर है और उस वाटर सरफेस पर इस n ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन को हम डालने पर ये फास्टली स्प्रेड कर जाएगा, ये फास्टली उस वाटर सरफेस पर स्प्रेड करेगा और स्प्रेड करने पर इनसॉल्युबल है, फ्लॉट करेगा और स्प्रेड कर जाएगा। जब स्प्रेड करने के बाद हम ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर, हमको एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, थ्योरेटिकली आप समझेंगे, ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर दोनों की सहायता से जो एरिया स्प्रेडेड हुआ है उस स्प्रेडेड एरिया का ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर के हेल्प से उसका एरिया निकाल लेंगे। और हम मानते हैं कि उस वाटर सरफेस पर ये ओलिक एसिड का जो वाटर सरफेस पर स्प्रेडिंग है उसका थिकनेस T है। तो अगर हम मान लेते हैं एरिया A है और उस ओलिक एसिड का वाटर सरफेस पर थिकनेस हम T मान लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर ये कितना होगा? A इंटू टी, एरिया इंटू थिकनेस। तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ। ओलिक एसिड का वॉल्यूम NV/500, NV तो टोटल का वॉल्यूम, लेकिन उसमें ओलिक एसिड का कितना? तो NV/500, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका 500 था। तो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन 500, इसलिए उसका वॉल्यूम NV/500। उसको जब हम वाटर सरफेस पर डालें तो उसका एरिया A, ट्रेस पेपर ग्राफ पेपर से हम इस एरिया को मेजर करेंगे। अगर उस ओलिक एसिड का थिकनेस उस वाटर सरफेस पर T है तो उसका वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा उस वाटर सरफेस पर? A इंटू टी। तो इस ओलिक एसिड जिसका वॉल्यूम ये है उस सरफेस पर डालने पर अब उसका वॉल्यूम A इंटू टी आया। इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करेंगे। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो A इंटू टी इक्वल टू NV/500, therefore T equal to NV/500A। ये सेंटीमीटर। तो इस तरह से उस ओलिक एसिड का थिकनेस हम निकालते हैं और ऐसा मानते हैं कि उस ओलिक एसिड का जो थिकनेस है, ओलिक एसिड का जो थिकनेस है वो साइज ऑफ
मॉलिक्यूल उसके डायमीटर के बराबर ये थिकनेस है, तो हम इस थिकनेस को निकाल लें तो डायमीटर निकल जाएगा, फिर उसका साइज मालूम हो जाएगा इस तरह से। और ये रफली 10⁻⁹ मीटर साइज का मेजरमेंट आता है। क्योंकि हम ग्राफ पेपर और ट्रेस पेपर से निकालेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, फिर इसके वॉल्यूम को निकालेंगे। तो इस तरह से हम ओलिक एसिड का साइज मेजर कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। और फिर लार्ज डिस्टेंस तो पिछले सेशन में बताए थे हम, स्मॉल डिस्टेंस आप निकाल लिए। अब देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं कि अगर हम डिस्टेंस ये मेजरमेंट किए या लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट किए, क्या वो कितना सही है। तो अब एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एंड प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या होता है, आप इस नाम से तो परिचित होंगे। एक्यूरेसी, सपोज कीजिए कि यदि आप कोई ट्रू वैल्यू है और आप एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के पास आप आ गए, तो एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी। और एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल समझें। सपोज कीजिए कि हमारे पास फायरिंग रेंज बना हुआ है। इस फायरिंग रेंज में जब फायर किया गया तो बुलेट फायर किया गया, तो ये सारे बुलेट्स, और ये टारगेट है, ये सारे बुलेट्स यहां पर क्लस्टर्ड कर गए, एक्यूमुलेट कर गए। तो ये टारगेट से काफी दूर है, लेकिन सारे जो हिटिंग पॉइंट हैं, जो बुलेट फायर हुआ, ये एक जगह पर आ गए, लेकिन ये टारगेट से दूर है। तो ये मोर प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज हुआ। लेकिन यदि हम यहाँ फायर करते हैं, ये टारगेट है और एक फायर यहाँ आया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, तो इस तरह से जो फायरिंग हुआ ये वाइडली सेपरेटेड हैं, ये क्लोज हैं, क्लस्टर्ड कहते हैं इसको, और ये वाइडली सेपरेटेड है, लेकिन टारगेट के नज़दीक है। तो ये मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। ये मोर एक्यूरेट क्योंकि ये टारगेट्स के काफ़ी नज़दीक आ गया, मोर एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज। और ये एक्यूरेट तो है नहीं, लेकिन प्रिसाइज ये हाई है, हाई प्रिसीजन, लेस एक्यूरेसी, लेस प्रिसाइज, हाई एक्यूरेसी। तो ट्रू वैल्यू इसको मान लीजिए, तो ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज हैं हम, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होगी, और इसमें ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, तो ये प्रिसाइज होगा, लेकिन ये वैल्यू सब उसके पास आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल हुआ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन का। तो यदि हम एक्यूरेट वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू के पास रहें, जैसे आप एग्जाम्पल समझें कि कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जैसे स्लाइड कैलिपर्स है, तो स्लाइड कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर है। ये 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर है, तो इस तरह से हम किसी का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर हम किए और एक ट्रू वैल्यू लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि 9.3, 7 और 8 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको, इस वैल्यू को मेजर, इस लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और
सपोज कीजिए कि रिजल्ट 8.7 आ गया सेंटीमीटर। तो 8.7 सेंटीमीटर आया, ये अब हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, और इससे जो रिजल्ट आया वो 7.56 आया सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट ज्यादा है, ये लिस्ट काउंट कम है। अब हम इस मेजरमेंट से ट्रू वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो हम कहेंगे ये मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, और ये लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज। ये वैल्यू क्या हुआ? मोर एक्यूरेट, क्योंकि कंपैरेटिवली इस दोनों के वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा नजदीक है, तो मोर एक्यूरेट। लेकिन ये इसका जो एक्यूरेसी का जो रिजोल्यूशन है, इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी का रिजोल्यूशन है वो 0.1 ही है, इसलिए ये कैसा हुआ? लेस प्रिसाइज हुआ, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का इस दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कम है, तो ये लेस प्रिसाइज हुआ लेकिन मोर एक्यूरेट है। ये वैल्यू इस वैल्यू ये नजदीक है, ये वैल्यू इससे ज्यादा दूर है, मतलब ये एक्यूरेसी कम है इसके कंपैरेटिवली, तो हम कहेंगे कि ये लेस एक्यूरेट है। लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन है, इसका जो लिस्ट काउंट है कंपैरेटिवली इससे कम है, तो हम कहेंगे 7.56 आया, तो ये लेस एक्यूरेट, ध्यान देना है, लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, और ये मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज है। तो इस तरह से एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में हम लोग डिफरेंस भी हम अपने पीडीएफ में दिए हैं कि इसका क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो एक बात क्लियर हुआ जो हम अगले पीडीएफ में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सॉल्व किया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद देखेंगे 1 है, फिर यहाँ डेसिमल के बाद देखेंगे 2 है, तो एक कारण है सिग्निफिकेंट फिगर का भी। और दूसरा जो इसमें एरर, आप हमारे पीडीएफ को पढ़ेंगे ध्यान से, हम उसमें दिए हैं कि ये रैंडम एरर पर डिपेंड करेगा और ये सिस्टमैटिक एरर पर डिपेंड करेगा। तो ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर और सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या है, तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा एरर्स इन मेजरमेंट में क्या क्या एरर, अभी तक तो हम मेजरमेंट किए, यूनिट बताए, लेकिन जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें क्या एरर है, तो उसी एरर को हम शुरू किए इस टॉपिक से, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन से, कि कैसे हम कहेंगे कि ये कोई वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, कोई लेस प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज है। ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे आप कितने टाइप का एरर होगा और सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है, फिर उसका ट्रू वैल्यू से क्या कंपैरिजन करेंगे, कैसे हम उसके मीन वैल्यू को निकालेंगे, कैसे रिलेटिव एरर का काम करेंगे, कैसे परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालेंगे। ये सब हम सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल होगा, आपको कुछ पता है भी, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप समझेंगे कि हमारे वीडियो में अगर आप सपोज कीजिए डाउट क्लियरिंग सेशन में समय की कमी हो रही है और आप क्वेश्चन पूछिए, जितना हमसे बन पाएगा हम बताएंगे आपको, लेकिन वो सारे क्वेश्चन को आप पूछेंगे निश्चित रूप से। उस टाइम फ्रेम में अगर हम नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम कर तो देंगे उसी समय, लेकिन सपोज कीजिए कि उस 30 मिनट का टाइम दिया गया और अगर उसमें नहीं हो पाया तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए आप निश्चित रूप से डाउट क्लियरिंग सेशन में आप क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम क्वेश्चन का
सॉल्यूशन देंगे आपको, बताएंगे आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे एरर्स इन मेजरमेंट, कितने टाइप का एरर होता है, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों ऐसा एरर आया, और फिर उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।